हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, टुडे वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आर के सिंपल क्लासेस प्रेजेंट कर है। और आप ऐसा सुपर कलेक्शन पाएंगे जो आपको देगा सिलेक्शन। तो आज की क्लास 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक की है और इसमें हम आपको बताने चल रहे हैं इस वीक के जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट हैं, जो हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के पार्ट। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने को ही जान लीजिए, सफिशियंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज रिसेंटली इनियोकॉस एयरफोर्स एक्सरसाइज हेल्ड? कहाँ पर अभी ये एक्सरसाइज हेल्ड किया गया था? ए में है ग्रीस, यूएसए, म्यांमार, नन। इसका राइट आंसर है ग्रीस। ग्रीस का जो एयरफोर्स है उसको कहते हैं हेलेनिक या ग्रीस एयरफोर्स। अभी वहीं पर ये किया गया है। पहली बार इसको 1980 में किया गया और 2015 से ये हर साल किया जाता है, इनियोकॉस एयरफोर्स एक्सरसाइज। इंडिया ने पहली बार 2023 में पार्टिसिपेट किया और ग्रीस की राजधानी एथेंस है, वहाँ की करेंसी यूरो है और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो यूरोप में आता है और ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन और नाटो का, दोनों का। इन दोनों संगठनों का जो HQ है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में। तो इस बात को एकदम याद रखिएगा। अब ग्रीस जो है वो यूरोप की एक तरह से सभ्यता का केंद्र माना जाता है, बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक सोक्रेटिस एंड प्लेटो, क्रीटो, अरस्टू एंड एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर कहते हैं, जो दुनिया को जीतने वाला पहला व्यक्ति था, ये सब ग्रीस से ही संबंध रखते हैं। और ग्रीस में ही पहली बार ओलंपिक खेल खेले गए थे। वहां पर 1896 में पहली बार ही आधुनिक ओलंपिक खेल भी खेले गए थे और ग्रीस में ही इसका जन्म भी हुआ था, ओलंपिक गेम्स का। ठीक है, एथेंस में। तो याद रखिएगा, ग्रीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहीं पर ये अभी एक्सरसाइज हेल्ड की गई है, कौन सी? इनियोकॉस एयरफोर्स एक्सरसाइज, जिसमें भारत ने भाग लिया। अभी तरंग शक्ति 2024 में एक्सरसाइज भारत के द्वारा की गई थी। पार्टिसिपेटेड इन द लार्जेस्ट एवर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी। तो इसमें ग्रीस की जो हेलेनिक एयरफोर्स है, यानी हेलेनिक का मतलब होता है ग्रीस से संबंधित होते हैं, तो उसने भाग लिया था। तो हमारे यहाँ की भी भाग ले रहे उसकी इनियोकॉस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, यूएसए आ गया है भाई, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, यहाँ करेंसी डॉलर है। और ये चर्चा में क्यों है? तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है? टाइगर ट्रैम्प इंडो US ट्राई सर्विस स्टार्टेड विशाखापट्टनम में हुआ है। इसके 2 चरणों में होगा टाइगर ट्रैम्प। एक विशाखापट्टनम में होगा जिसे हार्बर फेस कहा जाएगा, दूसरा काकीनाडा में होगा, समुद्री और जमीन पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियों के संचालन की क्षमता को विकसित करना दोनों देशों में। ये ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ याद रखिए, रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच है। इसका 4th एडिशन 2025 में हुआ है, पहला 2019 में हुआ था और हर बार वहीं होता है विशाखापट्टनम में अभी तक। इसके अलावा भी देख लीजिए, सी ड्रैगन एक्सरसाइज, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द US नेवी ऑफ द गुआम कोस्ट इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में अभी भाग लिया था भारत ने इसमें। और अदर बायलैटरल एक्सरसाइजेज जो भारत और अमेरिका के बीच में है, तो उसको जान लीजिए कौन कौन है। कोप इंडिया, ये एयरफोर्स की होती है दोनों देशों के बीच में। युद्ध अभ्यास, आर्मी की एक्सरसाइज है। सी डिफेंडर्स, कोस्ट गार्ड की है। और वज्र प्रहार, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है दोनों देशों में। तो इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है। अमेरिका अभी चर्चा में है क्योंकि वहां के डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर टैरिफ लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, जवाबी शुल्क या प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क लगा दिया है। भारत पर भी उन्होंने 26% लगाया है टैक्स। रिमेंबर रखिएगा, कितना लगाया? 26%।
वो कह रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर 52% लगाता है तो हम 26% लगाएंगे, और मोदी जी को अपना दोस्त भी कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देशों पर उन्होंने लगाया हुआ है रेसिप्रोकल टैरिफ। टैरिफ वो होता है जब कोई देश अपने यहाँ की, अपने देश के माने बिजनेस को बचाने के लिए या उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाता है, तो उसको हम कहते हैं टैरिफ कहा जाता है। तो टैरिफ याद रखिए, टैरिफ से ही अब वो टैरिफ किंग बन गए हैं और टैरिफाइंग कर रहे हैं, अपने टैरिफ से टैरिफाइंग कर रहे हैं पूरी दुनिया को। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी मैंने बताया ना वाशिंगटन डीसी है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी है। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक देश, मैंने म्यांमार लिखा, म्यांमार में भी आप जान रहे हैं वहां पर अर्थक्वेक आया है, और वहां पर भारत ने मानवीय सहायता भेजने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखिएगा, कहां किसने चलाया भाई? तो भारत ने चलाया है वहां पर। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी स्टेट्स रिसेंटली अफस्पा एक्सटेंडेड? कितने राज्यों में भी अफस्पा लागू कर दिया गया है? तो इसका आंसर देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है, तीनों में ही अभी भारत सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। अभी हम अफस्पा के बारे में बात करते हैं, पहले इनकी राजधानी देख लें। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये 7 सिस्टर्स में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, मणिपुर की इम्फॉल है, नागालैंड की कोहिमा है, और हाँ, ये तीनों राज्य जो हैं मणिपुर को टच करते हैं, उसको म्यांमार को बॉर्डर करते हैं। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अब अफस्पा के बारे में जान लीजिए, अपने देश का सबसे सख्त अगर कानून कोई है तो यही अफस्पा है, जिसका फुल फॉर्म होता है, वैसे तो आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो होता है स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर कहीं पर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब घोषित कर दिया जाए तो वहां पर अफस्पा लागू कर दिया जाता है, यानी वहां की पावर फिर केंद्रीय जो पुलिस होती है उसके हाथ में चली जाती है। हमारे होम मिनिस्टर जो होते हैं या होम मिनिस्ट्री के हाथों में, या देश की जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अपने हाथों में ले लेती है। तो अफस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। याद रखिएगा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जो स्थापित हुआ था 1958 में। नोडल मिनिस्ट्री इसकी होम मिनिस्ट्री है, मैंने बताया है अभी। हाउ टू इंप्लीमेंट? फॉर अफस्पा एन एरिया नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड आइदर बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द 1958 एक्ट। 1958 के सेक्शन 3 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया जाए, याद रखिए यही एक शब्द पकड़िएगा, डिस्टर्ब्ड, अगर उसको घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर अफस्पा लागू कर दिया जाता है। और पावर्स फिर फोर्सेस को कितनी मिल जाती हैं अगर ये लागू हो गया तो? द अफस्पा गिव्स द आर्म्ड फोर्सेस स्वीपिंग पावर्स टू सर्च एंड अरेस्ट, टू ओपन फायर इफ दे थिंक नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। माने कहते हैं कि असीम पावर मिल जाता है, यहां तक किसी की भी तलाशी लेने, यहां तक कि गोली मारने का भी आदेश इनको होता है कि तुरंत ये गोली मार सकते हैं, अगर मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब जो सिविल बॉडीज हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, आर डिमांडिंग विड्रॉल ऑफ ड्रैकोनियन लॉ फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, क्लेमिंग वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स बाय द आर्म फोर्सेस। अब कुछ सिविल सोसाइटीज हैं, वो संगठन है जो इसकी मांग करते हैं कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट से हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये मानवाधिकारों का भयंकर उल्लंघन करता है अफस्पा कानून। और इसके तहत मैंने बताया ना कि स्वीपिंग पावर्स मिल जाती है हमारी आर्म फोर्सेस को, दैट्स वाई इसको विरोध किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अभी कहाँ 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर अभी कौन नियुक्त की गई है? तो इसको देख लीजिए भाई, ऑप्शन में है पूनम गुप्ता, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, निधि तिवारी, वंदना कटारिया। तो इनके सबके बारे में राइट आंसर है वंदना, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता के बारे में जान लीजिए। पूनम गुप्ता NCAER की महानिदेशक, ठीक है।
और मशहूर शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की ये महानिदेशक हैं और वह पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य व 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के भी संयोजक हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के में 2 दशक कार्य करने के बाद 2021 में एनसीएईआर में शामिल हुई। तो पूनम गुप्ता को जानते रहिए, ये आरबीआई की क्या बनाई गई है भाई, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनाए। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो अब चारों की संख्या बराबर हो गई है, इसको रिमेम्बर रखिएगा। हाँ, अपने यहाँ इनकी सैलरी जो होगी वो 2.25 लाख रुपए होगी, जबकि अपने यहाँ प्रधानमंत्री की सैलरी 1.66 लाख होती है, यानी 1,66,000 रुपये, जबकि इनकी होगी 2,25,000 रुपये। इसको भी जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा नाम है गैब्रियल बॉरिक ऑन्ट। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट कौन है? ये चिली के प्रेसिडेंट है जो 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। 16 वर्षों बाद चिली के प्रेसिडेंट की भारत पर यात्रा हुई है भारत की। और चिली दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चिली कहाँ है भाई? तो दक्षिण, इसका कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है चिली। और उसके बाद है निधि तिवारी। तो निधि तिवारी को लिखिए, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनाई गई हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की हैं। 2014 की आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। निधि तिवारी भी चर्चा में है। सी इज ऑल्सो इन द रिसेंटली इन द न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निधि तिवारी प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है। और वंदना कटारिया, वंदना कटारिया को जानते रहिए, महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने संन्यास लेने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की हिस्सा रही है। ये भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। ओलंपिक के किसी मैच में हैट्रिक गोल करने वाली वंदना भारत की पहली और इकलौती महिला खिलाड़ी है, ये भी जानते रहिएगा। तो ये चारों ऑप्शन पूरा हो गए। चौथा क्वेश्चन है, वेयर विल बी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सेटअप? कहाँ की जाए? गुजरात, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो पहला आंसर राइट है, गुजरात ही है, गुजरात में होगी। गुजरात के आणंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में बनाया जाएगा। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र में हायर टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो याद रखिएगा, गुजरात के आणंद में बनेगी सहकारी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और संसद से ये पारित हो चुका है। जब ये बिल बन जाएगा, विधेयक माने हो जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, तो ये बन जाएगा। बिहार अभी आया है चर्चा में, तो बिहार जानते रहिए भाई। बिहार हिस्टोरिक सिटी राजगीर इन बिहार विल होस्ट द एशिया कप 2025। 2025 का एशिया कप बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में माने आयोजित होगा। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी में है पंजाब। पंजाब में जानते रहिए, झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है 324 करोड़ रुपए से। और ये श्री आनंदपुर साहिब जिले में स्थित है। और ये पंजाब का फर्स्ट लेपर्ड सफारी यहाँ पर शुरू की जाएगी। पंजाब की फर्स्ट लेपर्ड सफारी यहीं पर शुरू होगी। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आता है कि रिसेंटली न्यूज में कहाँ है, तो पंजाब में, याद रखिएगा। और उसके बाद है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या रहा है भाई? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एज सम्राट विक्रम यूनिवर्सिटी। विक्रम यूनिवर्सिटी जो उज्जैन में स्थित है, उसका नाम उन्होंने बदल करके रख दिया है सम्राट विक्रम यूनिवर्सिटी। और उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे है, जहां पर महाकालेश्वर की मंदिर है। तो याद रखिएगा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन बहुत मशहूर शहर है मध्य प्रदेश का, रिमेंबर इट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए? यस रमन, दीपक मोहंती, मशाकी काशीवारा एंड सलीला पांडे। तो राइट आंसर है एस रमन। तो शिव सुब्रमण्यम रमन, इन्होंने दीपक मोहंती के स्थान पर ये पीएफआरडीए के क्या बनाए गए हैं भाई? 5 ईयर्स के लिए चेयरमैन बनाए गए हैं। ये फिर एलिजिबल हो सकते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, या 65 साल, जो भी 5 साल या 65 साल जो भी पहले आएगा उसी पे समाप्त हो जाएंगे।
मतलब इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। और PFRDA अभी इनको ACC माने अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इनको मंजूरी दी है। और PFRDA जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ये क्या है? ये पेंशन का रेगुलेटरी प्रीमियर एजेंसी ऑफ पेंशन रेगुलेटरी प्रीमियम एजेंसी है भारत की। पेंशन को पूरा पेंशन डिपार्टमेंट PFRDA के द्वारा ही देखा जाता है, जिसका हाँ ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है PFRDA। अब इसमें एक शब्द आता है कि FSRASC माने फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। यह कमेटी 7 लोगों की होती है, जिसका हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? TB सोमनाथन। उनके रिकमेंडेशन पर ही भारत के ऑल द हेड्स ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया लाइक RBI, SEBI, IRDA सब अपॉइंट किए जाते हैं। सारे जितने भी हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं के हेड हैं वो FSRASC माने फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जो 7 मेंबर की होती है, जिसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो भारत के सबसे बड़े एक तरह से अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा हेड की जाती है। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर के हेड हैं उस सब के सब अपॉइंट किए जाते हैं, भारत सरकार को अपॉइंटमेंट देती है। उसके बाद है मसाकी काशीवारा। तो मसाकी काशीवारा को याद रखिएगा, ये पहले जापानीज मैथमेटिशियन है जिनको 2025 का एबेल प्राइज दिया गया है। ये प्रोफेसर है क्योटो यूनिवर्सिटी में। एबेल प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, एबेल प्राइज को। तो याद रखिएगा किसको दिया गया है? जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशीवारा को। और सलीला पांडे लास्ट में। तो सलीला पांडे को जानते रहिए कि इनको क्या बनाया गया है भाई? अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। SBI कार्ड का इनको MD और CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट AI टूल? AI टूल को आप जानते हैं कि AI टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI का जमाना आ गया है भाई। यस, तो AI टूल, माइक्रोसॉफ्ट AI का टूल का क्या नाम है? AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जब मशीनों को बुद्धि दे दी जाती है तो उसको AI कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि मता। तो चैट GPT, कोपायलट, जेमिनी एंड वाट्सनॉक्स। तो इसका राइट आंसर है कोपायलट। चैट GPT ये ओपन AI का AI टूल है, और जेमिनी जो है गूगल का है, वाट्सनॉक्स जो है IBM का है, और ग्रोक जो है वो X का है। X वही जो ट्विटर का नया नाम हो गया है X, तो जिसके मालिक हैं एलॉन मस्क। और डीप सीक जो है चाइनीज AI स्टार्टअप फाउंडेड बाय लियांग वेनफोंग। अभी डीप सीक ने पूरा तहलका मचा दिया था, सबसे कम, सबसे सस्ता और सबसे अच्छे का रिकॉर्ड इसने बना दिया था। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है टुडेज, वेयर वाज द 6th बिम्स्टेक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? अभी कहाँ 6ठी बिम्स्टेक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई? तो बैंकॉक, धर्मशाला एंड ब्रासिलिया, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है बैंकॉक, जो राजधानी है थाईलैंड की। तो वहीं पर, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया है, वो उसको भाग लिया, इससे बिम्स्टेक के जो समिट कॉन्फ्रेंस है इसमें भाग लिया है। और मोदी जी अभी 2 देशों की यात्रा पर गए हैं, बैंकॉक माने थाईलैंड भी गए हैं, श्रीलंका भी जाएंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, जो भारत के एकदम दक्षिण में नीचे आप देखते हैं कि द्वीपीय देश है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। और उसके बाद धर्मशाला के बारे में जानते रहिए। तो धर्मशाला जो है दलाई लामा वहाँ पर रहते हैं, तिब्बती धर्म में गुरु हैं, जो बहुत विश्वविख्यात हैं, बहुत फेमस है। उनको अभी एक द गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखिए, द गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी किसको दिया गया? दलाई लामा को, जो तिब्बती धर्म गुरु हैं, जो 1959 से भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की 2nd राजधानी है। पहली राजधानी शिमला है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तिब्बती धर्म गुरु है। और उसके बाद है ब्रासीलिया। तो ब्रासीलिया जो है ब्राजील में है, और यहाँ पर अभी 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मिनिस्टर्स की मीटिंग हेल्ड हुई है, ये भी रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए,
तमिलनाडु में अभी दो चीजों को जीआई टैग दिया गया है, कन्याकुमारी के थोबलाई फूलमाला यानी गार्लैंड को, और तंजावुर जिले में स्थित कुंभकोणम बीटल लीव्स यानी कुंभकोणम पान के पत्ते को। इन दोनों को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, अब इसके साथ तमिलनाडु में कुल कितने जीआई टैग की संख्या हो गई, 62, 62 हो गए। और सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को कितना मिला है, 75। और 75 में जैसे बनारस की तिरंगी बर्फी भी है, जौनपुर की इमरती भी है, इस सबको जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश में कितने मिले। सबसे ज्यादा जीआई टैग एक दिन में उत्तराखंड के 18 प्रोडक्ट को एक ही दिन में जीआई टैग दिया गया था उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है और गैरसैंण दूसरी राजधानी के रूप में। ठीक है, ये अब थोड़ा सा आपको बता दें कि जीआई टैग जो होता है पहली बार 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। और जीआई टैग क्या होता है, तो जीआई टैग इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। यह संस्था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन काम करती है। ठीक है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी जीआई रजिस्ट्री का जो काम है, ये कौन से मंत्रालय में आती है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन काम करती है। तो क्या है जीआई टैग, जीआई टैग को जानते हैं, भौगोलिक संकेतक है, किसी उत्पाद की पहचान बताने वाला नाम या चिन्ह होता है। क्यों दिया जाता है, किसी खास भौगोलिक जगह या मूल से जुड़े उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। कौन देता है, तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जीआई टैग जारी करती है। और कैसे मिलता है, चेन्नई में स्थित जीआई डेटाबेस में आवेदन करके जीआई टैग आप ले सकते हैं। और आवेदन कौन कर सकता है, तो किसी भी इलाके की संस्था, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, ओएफपीओ यानी ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आदि कर सकते हैं। इसको आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, और जो जीआई टैग है इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जीआई टैग्स इन इंडिया। इसी के तहत इसको गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और जीआई टैग्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक द पेरिस कन्वेंशन, WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट, मैड्रिड एग्रीमेंट एंड लिस्बन एग्रीमेंट। इन सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं इनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। यानी अगर किसी भी चीज को जीआई टैग मिल जाता है तो चीज अपने आप ही लोकल से इंटरनेशनल हो जाती है। और भारत सरकार उसकी मार्केटिंग करना, उसको संरक्षित करना, उसके नाम को, वजूद को बचाए रखना, ये सब उसको मिल जाता है स्वतः ही। ये भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ ऑनलाइन से देख लेते हैं। यूपी के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो गया है, इसको जानते रहिएगा। और ये सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों और अनुदानित मदरसों में कक्षा 1, 2, 3 पाठ्यक्रम में लागू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है, इसको भी जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। और अभी मैंने बताया कि बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ भाई थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 7 देशों, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका गठन 1997 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर जो हैं उनके नाम आप जान लीजिए। डॉक्टर पूनम गुप्ता हो गई एक, दूसरा है स्वामीनाथन जे हैं, तीसरे हैं टीबी रविशंकर और चौथे हैं यम राजेश्वर राव। ये 4 डिप्टी गवर्नर वहां पर हैं। ठीक है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किया सम्मानित।
किस लिए सम्मानित किया है? ये सम्मान अग्निशमन विभाग को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उनके शानदार कार्य, आप देखते थे प्रयागराज महाकुंभ जो अभी आयोजित किया गया 2025 में, आग लगती थी 2-3 मिनट में ही अग्निशमन विभाग के लोग पहुंचते थे और आग को बुझा देते थे। इस शानदार कार्य के लिए गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की होगी स्थापना। और ये कौन से 9 माने आप जानते रहिए, ये जनपद हैं लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर और प्रयागराज। रिमेंबर रखिएगा। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित फिल्म स्ट्रीम स्टोरी को प्रिक्स डू पैट्रिमोइन कल्चरल इमैटीरियल 2025 से किया गया सम्मानित। इसे फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। और स्ट्रीम स्टोरी फिल्म हिमाचल प्रदेश की सदियों पुरानी कुहल जलधाराओं पर आधारित है। कुहल जलधारा अगर आ जाए परीक्षा में, कुहल क्या है? तो ये जलधारा है, उसी पर आधारित है स्ट्रीम स्टोरी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक सांस्कृतिक संस्था है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नई दिल्ली में भारत और चिली खनन उद्योग गोल में चर्चा की गई, आप जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत किया है। जानते रहिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीजेज नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। और 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाएगा, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को क्या करेंगे? जाकर के भाई माने जागरूक करेंगी। और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या माने घटकर कितनी हो गई? 6 हो गई है, ठीक है। और 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, झारखंड का 1 जिला है पश्चिमी सिंहभूम, और महाराष्ट्र का भी 1 जिला है गढ़चिरौली। ये 6 जिले हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। ये सम्मेलन समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन करने के साथ साथ उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विचार विमर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है। ये उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये खिताब जीता है, ठीक है। और इसका आयोजन 2025 माने अभी कहाँ किया गया? लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। और यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी जी ने कहा है कि रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। यूपी सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कर रहा है, इसको भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल को उत्तर माने उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को यह लिंग्विस्टिक बेस पर आधार माने बंगाल से अलग किया गया था। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस इसको मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को ये अलग हुआ था बंगाल से। और इसका पुराना नाम कलिंग भी मिलता है, तो इसको आप जानते रहे। इसकी पुरानी राजधानी कटक थी, आज जो है वो भुवनेश्वर है, तो याद रखिएगा इसको। और सरहुल फेस्टिवल ये भी 1 अप्रैल को मनाया गया, झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया गया, जो उनके स्प्रिंग से माने बसंत ऋतु की शुरुआत का ये त्यौहार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें साल वृक्ष की पूजा करते हैं, सिंबलाइजेस द सन अर्थ यूनियन रिफ्लेक्टिंग कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो सरहुल फेस्टिवल अगर आएगा तो झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, साल वृक्ष के माने इसमें पूजा की जाती है। और 1 अप्रैल को ही आरबीआई ने अपना कौन सा मनाया भाई? 90वां
यानी 19th एनिवर्सरी मनाया, हाईलाइटिंग माइलस्टोन्स लाइक नेशनलाइजेशन 1949, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991। तो ये सब सारी चीजें, और सर सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक। और आरबीआई का मुख्यालय आप जानते हैं, पहले कोलकाता था और फिर उसके बाद मुंबई में है आज, और अब मुंबई में है। तो ये था कुल मिलाकर के 30 मिनट्स में मैंने अपने पूरे वीक का निचोड़ आपको दे दिया है। आप यकीन मानिए इससे बेहतर आप कहीं नहीं पा सकते हैं जो मैंने तैयार किया है। बस आप इसको लिसन करिए और समझ जाइए इन सबको। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आर के सिंपल क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।